बताने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे ही नहीं, वो इतने बड़े गुट को संभाल रहा था। बहादुर खन्ना परिवार में सालों से काम कर रहा था और अय्यर का भेजा हुआ एक जासूस था। उसे सारी बातें पता होती कि वहां क्या हो रहा है या आगे क्या होने वाला है। तो अगर अय्यर कह रहा था कि डेमन लेवल बीस्ट का इस्तेमाल किया गया था तो ये सच होगा। अगर ऐसा था तो जयदेव त्रिपाठी ने बीस्ट वेपन का इस्तेमाल होते भी देखा होगा। उसे पता चल गया होगा कि वो कैसे काम करता है और कितना ज्यादा ताकतवर है। अगर जिम अय्यर ने वास्तव में जयदेव त्रिपाठी को अपने कब्जे में रखा है और उसे पकड़ लिया है तो वो पहले से ही जान सकते हैं कि वो जिस डेमन लेवल बीस्ट की तलाश कर रहे थे उसका दूसरा आधा भाग कहाँ था। हालांकि ये भी संभावना थी कि जयदेव को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो बीस्ट किस स्तर पर है और इसीलिए उन्होंने अभी भी कुछ नहीं किया था। अंततः सार्थक को भी इसका एहसास हो ही गया। सार्थक ने सोचा, लेकिन क्या जयदेव अपनी मर्जी से जिम के साथ काम कर रहा है या त्रिपाठी को जबरदस्ती पकड़ लिया गया है जैसे बाकी वैम्पायर्स के साथ किया गया है? सार्थक ने आगे सोचा, इसके अलावा उनकी जानकारी का नेटवर्क राजन अय्यर जितना बड़ा नहीं लगता है। वो अभी भी वैम्पायर दुनिया में जो नए बदलाव हुए हैं उन्हें नहीं जानता, विशेषकर अगर वो वास्तव में ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। इसलिए जब तक जयदेव उन्हें नहीं बताता या अय्यर ये नहीं मानता कि कुछ गड़बड़ है, उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। अय्यर ने कहा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें अब डेमन लेवल बीस्ट को वहां खन्ना आइलैंड से हटाना होगा। भले ही उनके पास जयदेव नहीं है, फिर भी हमें सतर्क रहना ही होगा। और सार्थक, मुझे डर है कि तुम्हारे दोस्त अंबर के बाकी दोनों साथियों को वापस लाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अय्यर ने पहले ही सार्थक को अंबर के बारे में बताना जरूरी समझा, क्योंकि एक वो ही है जो अंबर को समझा सकता है। इसके अलावा जो कुछ उस डेमन लेवल बीस्ट से लड़ते समय अय्यर और अंबर के बीच हुआ था, उसके बाद अय्यर और अंबर दोनों एक दूसरे के सामने भी नहीं जाते थे। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। सार्थक को तेजी से सोचने की जरूरत थी। ये सच है कि उनके पास समय की कमी हो सकती है, लेकिन संपूर्ण डामिस एलियन के प्रकट होने के लिए उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन के माध्यम से प्रवेश करना होगा, जिसकी सुरक्षा अर्थबॉर्न और राठौर परिवार द्वारा की जा रही थी। उनके पास अभी भी कुछ समय था जब तक कि उसे वहां रहने की जरूरत नहीं थी। साथ ही 2-4 स्पाइक्स वाले डामिस एलियंस को लगभग खोने के बाद डामिस एलियंस को और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। खन्ना द्वीप की ओर जाने से पहले सार्थक ने कुछ उठाया, उसके लिए वो महत्वपूर्ण था। सार्थक ने कहा, मुझे पता है कि एक मौका है कि डामिस एलियन और वैम्पायर्स के पास पृथ्वी पर प्रकट होने का एक तरीका है, लेकिन मुझे जल्दी से कुछ जांचने की जरूरत है। सैम, तुम अय्यर के साथ निकलो और सबके लिए तैयारी करो। जब तुम खन्ना द्वीप पर जाने की योजना बनाओ तो मुझे बता देना। अंबर को बताओ कि क्या करने की जरूरत है, और तुम्हें लगता है कि जिसकी भी हमें जरूरत होगी उसे अपने साथ ले जाओ, ठीक है? और साथ ही उसे भी साथ लाना याद रखना, वो इस पूरे काम के लिए बहुत जरूरी है। सैम ने सिर हिलाया और सार्थक के सारे ऑर्डर्स को अच्छी तरह से समझा, और पहली बार ऐसा लगा जैसे अय्यर चीजों को गंभीरता से ले रहा था। उसने कोई मजाक नहीं किया और सैम के साथ चला गया। अय्यर ने कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें अभी के लिए अर्जुन और अभय को एक अस्थायी स्थान पर रखने की जरूरत होगी। यदि हम पहले डेमन लेवल बीस्ट को हटा दें तो शायद हम उन्हें थोड़ी देर के लिए अंबर के दिमाग में वापस रख सकते हैं और फिर उन्हें उनके शरीर में वापस ले जा सकते हैं। अभी के लिए यही करना बेहतर होगा। चीजें जिस तरह से चल रही थी, उन्हें सब कुछ बहुत जल्दी करने की जरूरत थी। सार्थक इस वक्त बहुत कुछ सोच रहा था, और इस वक्त वो जहां जा रहा था वहां भी उसे एक जरूरी काम ही था। सार्थक ने अपने मन में कहा, मुझे खेद है अंबर, लेकिन ये सिर्फ खराब समय है। एक बात जिसके बारे में मैं निश्चित हूं वो ये है कि अय्यर डामिस एलियन को हराना चाहता है। इसलिए यदि वो सोचता है कि डेमन लेवल बीस्ट को स्थानांतरित करना महत्वपूर्ण है तो ये कुछ ऐसा है जो हमें करने की जरूरत है। जहां सार्थक को जाना था वहां जाने से पहले उसने अपना मास्क निकाला और अपने सबसे मजबूत लड़ाकों में से एक लियो के संपर्क में आने का प्रयास किया। सार्थक को पता था कि इस सब में लियो उसके लिए एक बहुत अच्छी मदद साबित हो सकता है। सबकी ताकत एक तरफ और लियो की ताकत एक तरफ। सार्थक को अगर खुद के बाद किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास था तो वो लियो ही था। सार्थक ने सीधे बिना ज्यादा समय गंवाए लियो को कांटेक्ट किया। जैसे ही लियो ने जवाब दिया, सार्थक ने अपने वैम्पायर नाइट को वर्तमान स्थिति के बारे में बताया और उससे पूछा कि क्या वो मदद के लिए जल्द ही किसी भी समय उसके साथ जुड़ सकता है। अगर वो यहाँ आ जाता है तो उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी। हालांकि लियो का जवाब सुनने के बाद सार्थक थोड़ा हैरान था। लियो ने कहा, मुझे खेद है सार्थक। सार्थक की बात सुनने के बाद लियो ने माफी मांगी और आगे कहा, मैंने कहा था कि अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत होगी, पर मैं शायद तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं वहां मौजूद रहूंगा तो हालात सुधरने की जगह और बिगड़ जाएंगे। इस समय नतीजा वो नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। चीजें खराब हो रही हैं। किसी कारण से ये शब्द सुनते ही सार्थक का दिल धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे लियो इस वक्त किसी दूसरी परेशानी में था। लेकिन अगर वो परेशानी में था तो क्या वो सार्थक से मदद मांगने के लिए जिद्दी होगा? ऐसा नहीं होगा। लियो ने सार्थक को कभी भी छोटा नहीं समझा था। ये कहा जा सकता है कि लियो ही सार्थक पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है। अगर कुछ भी गलत होता है तो लियो सार्थक से मदद मांगने में हिचकिचाएगा नहीं। लियो ने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरे साथ सब कुछ ठीक है। मुझे कुछ नहीं हुआ है।
ये भूमि है जिसके बारे में मुझे चिंता है। वो अब अपने असली रूप में आ रही है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं अब उसके साथ वापस आया तो शायद मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। वो वहां मौजूद लोगों को शायद मार डाले, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। होने वाली सभी चीजों में से ऐसा लग रहा था कि भूमि भी अपनी समस्याओं का सामना कर रही थी। एक तरफ ये लोग डामिस एलियन से उलझे हुए थे, तो लियो और भूमि भी अलग परेशानियों में फंसे हुए थे। सार्थक ने सोचा, क्या ये भूमि के धामपीर होने के कारण है? क्या कुछ हुआ था जब वो डामिस एलियन से लड़ रही थी? या ये हो सकता है कि अय्यर सही हो और भूमि के अंदर खून की वासना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो और भूमि इसे सहन नहीं कर पा रही हो? लियो ने कहा, मैं इस समस्या को हल कर लूंगा सार्थक। भूमि मेरी स्टूडेंट है, तुम्हारी तरह ही मुझे उसकी भी फिक्र है। तुम्हारी तरह ही मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, और मैं उससे ऐसा कुछ भी नहीं करवाऊंगा जिसके लिए उसे पछताना पड़े। मैंने खुद एक बार ऐसा किया है। प्लीज सार्थक, मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम भूमि की मदद करना चाहते हो तो मुझे तब तक मत कॉल करना जब तक कि तुम्हारी जान जोखिम में ना हो। लियो ने इतना कहा और कॉल वहीं समाप्त हो गई। सार्थक शुरू में आगे बढ़ना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या कोई समाधान हो सकता है, क्या वो किसी तरह भूमि की मदद कर सकता है। लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि संभवतः एकमात्र व्यक्ति जो मदद कर सकता है वो नहीं होगा। सबसे ज्यादा संभावना है कि अय्यर उसे ये कहते हुए मार डालेगा कि वो उन सब के लिए एक खतरा है जिससे उन्हें छुटकारा पाना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने इन्वेस्टिगेशन रूम में उस वैम्पायर को मार डाला था। सार्थक ने अपना शैडो लिंक सक्रिय करते हुए सोचा, मैं बस इतना कर सकता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मेरे सामने पड़ा काम पूरा कर दूं। इसके बाद सार्थक जल्द ही लाली से जुड़ गया। कुछ ही सेकंड्स में वो वहीं पहुंच गया जहां लाली थी। लाली इस वक्त अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। जैसे ही उसने सार्थक को देखा, लाली ने चौंकते हुए कहा, अरे सार्थक। लाली का चेहरा पूरा लाल हो गया था। सार्थक ने यह देखने के लिए चारों ओर देखा कि वो कहाँ था, और वो शेल्टर रूम्स में से एक में लग रहा था। सार्थक ने माफी मांगी और वो जल्दी से दरवाजे से बाहर चला गया। माफ करना लाली, मैं थोड़ी जल्दी में हूं। अचानक हवा के झोंके की आवाज सुनाई दी और सार्थक वहां से निकल गया। तभी लाली के बिस्तर पर लेटा विवेक चादर से बाहर आया और विवेक ने पूछा, जिसका चेहरा लाली की तरह ही लाल था, क्या तुम्हें लगता है कि सार्थक ने मुझे देखा? लाली ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे लगता है कि उसका दिमाग किसी चीज में बहुत बिजी था। चलो अब यहां से, हम ऐसे ही गड़बड़ नहीं कर सकते। इतना समय बीत जाने के बाद सार्थक को उम्मीद थी कि एलेक्स ने यह पता लगा लिया होगा कि डेमी गॉड लेवल क्रिस्टल और डेमन लेवल क्रिस्टल के साथ क्या किया जा सकता है। खन्ना द्वीप पर जाने से पहले ये वो चीजें थी जिनकी सार्थक को जरूरत थी। सार्थक के चले जाने के बाद केवल राजन और सैम का एक साथ लेकिन अकेले शापित जहाज पर वापस जाना थोड़ा अजीब हो गया। केवल वापस जाते वक्त राजन से कुछ ही लोगों ने बात की, और वो भी सिर्फ मजबूरी की वजह से। अगर उनकी मर्जी की बात करें तो कोई भी राजन से उसकी अपनी मर्जी से बात नहीं कर रहा था। हालांकि जहां तक सैम की बात है तो उसने राजन को कभी भी किसी ऐसे इंसान के रूप में नहीं देखा जो उसकी योजनाओं के बीच में एक बाधा की तरह बन सकता है। खैर, सैम चलते वक्त अब थोड़ा उदास महसूस कर रहा था, और इसका कारण उस इंटेरोगेशन रूम में उन सभी ने जो देखा था वो था। और इन सभी ख्यालों पर रोक लगाने के लिए सैम जहाज की बड़ी खिड़की से बाहर देखता रहता, और बाहर देखने पर वो सिर्फ उस बड़े से अंतरिक्ष को घूरता रहता और उन सभी महत्वपूर्ण मामलों के बारे में सोचता रहता जिनसे उसे जहाज से उतरने के बाद निपटना होगा। साथ ही सैम इस समय ढेर सारी ईमेल्स का लगातार जवाब दे रहा था, लेकिन इसके साथ ही वो हर समय अय्यर पर नजर रखने की कोशिश भी कर रहा था। तभी उसने अय्यर से आश्चर्य से पूछा, अय्यर, आप कहते हैं कि आप इंसानों के पक्ष में हैं, लेकिन क्या आपने कभी हम जैसे लोगों के बारे में सोचा? हमारा क्या, जो इंसानों से वैम्पायर में बदल तो गए हैं, लेकिन ना हमें वैम्पायर वर्ल्ड अपनाता है और ना ही इंसान, तो हमारा क्या? और सैम के मन में इस बात को लेकर उत्सुकता तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो इस बात को जानना चाहता था कि आखिर डामिस से निपटने के लिए राजन किस तरह की योजनाओं पर काम कर रहा था। राजन अय्यर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहले समाधि में जाने का नाटक किया था, और अब वो उसकी बात की पीढ़ियों के मामले में बार बार हस्तक्षेप कर रहा था। क्या इसका कारण ये था कि क्या वो खुद को किसी प्रकार के भगवान के रूप में देखता था, या क्या वो कोई ऐसा व्यक्ति था जो प्रेम भाव पैदा करने के लिए यहाँ आया था? खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राजन के ये दावा करने के बावजूद कि वो इंसानों की परवाह करता था और वो इंसानों की तरफ था, उसके बाद भी वो उन लोगों में से एक था जो जरूरत पड़ने पर उन्हीं इंसानों को मार सकता था, और उसको ये करने में किसी भी तरह का अफसोस या किसी भी तरह का संकोच नहीं होता था। और राजन अय्यर का यह भी मानना था कि पूर्ण शांति के लिए कुछ भी किया जा सकता है, फिर चाहे उसके लिए उसे भले ही इंसानों की तरह वैम्पायर्स को भी मारना क्यों ना हो। क्या सच में राजन अय्यर ही इस समस्याओं का